Hey guys, welcome to my channel, and if you are new in my channel, please subscribe to my channel and press the bell icon and share my videos and do like my video. Yeah guys, and today we will cover the mythical background of the wasteland of T.S. Eliot. And guys, जो T.S. Eliot was awarded Nobel Prize in 1948. तो गाइज ये हमारे लिए, अगर आपकी कोर्स में वेस्टलैंड है यूजी एंड पीजी में, तो गाइज ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये गाइज, एंड यहाँ गाइज मैंने यहाँ पर कुछ 5 और 6 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस क्या है, अगर जिस ये सारे क्वेश्चंस है ना, इनका आंसर एक ही होगा। तो गाइज कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये वाला क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर करे हैं। तो गाइज मैं फर्स्टली आपको सारे क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। यस गाइज, एग्जामिन क्रिटिकली इलियट्स यूज ऑफ मिथिकल टेक्निक। तो इसमें कई हमारा मिथिकल टेक्निक वाला बैकग्राउंड आ जाएगा। एंड गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन में भी मिथिकल वाला ही आएगा। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ टायरसिस विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट देयर इज नो यूनिफाइंग प्रिंसिपल इन द वेस्टलैंड। तो गाइस टायरसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज ही इज द स्पीकर। नेक्स्ट मतलब टायरसिस में भी मिथिकल बैकग्राउंड वाली स्टोरी जाएगी, क्योंकि टायरसिस हर स्टोरी से कनेक्टेड है। Explain critically those images which Eliot has used the present contemporary life in the Westland। तो गाइस इसमें मिथिकल बैकग्राउंड इसलिए आएगा क्योंकि उसने जो मिथिकल बैकग्राउंड की जो स्टोरीज का एग्जांपल देकर प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी जो लाइफ है ना उससे कंपेयर किया है इलियट ने। तो इसमें भी हमारा मिथिकल बैकग्राउंड आएगा। या व्हाट डज इलियट ओ टू द ओरिएंटल थॉट इन द वेस्टलैंड। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारा मिथिकल बैकग्राउंड ही आएगा। तो गाइस ये वाले जो क्वेश्चन है एक बार आप उनको रीड कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर वेस्टलैंड है तो मिथिकल वाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। या गाइस अब हम फर्स्ट पैरा पे चलते हैं, द वेस्टलैंड द मिथिकल बैकग्राउंड। तो गाइस जब जो वेस्टलैंड का मिथिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले हमें स्टोरीज कवर करने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड जानना होगा कि वह कौन से बैकग्राउंड से ली गई है, कौन सी स्टोरी कहाँ से ली गई है। तो गाइस ये वाला हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके गाइस, चलो मैं इसको रीड कर देती हूँ आपके लिए। ऑन द ईव ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेस्टलैंड इलियट हैड बीन रीडिंग जेसी वेस्टन्स बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। गाइस जब वेस्टलैंड का जो कंपोजिशन होने वाला था ना, उस ईव को जो टी.एस. इलियट था उसने जेसी वेस्टन की बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस को उसने रीड किया था। एंड जेम्स फ्रेजर्स फेमस बुक द गोल्डन बहू, इसको भी उसने रीड किया था। ओके गाइस, ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, जेसी वेस्टन्स बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस एंड जेम्स फ्रेजर्स बुक द गोल्डन बहू, इनको गाइस आप ये दोनों नेम एंड जो इनके जो बुक्स है ना उनको जरूर लर्न कर लीजिएगा एंड रिमाइंड रखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या मिस वेस्टन्स बुक सप्लाइड हिम विद द लीजेंड ऑफ द ग्रेल एंड द फिशर किंग। तो वेस्टन्स बुक, जो मिस वेस्टन है ना उसकी बुक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, उसने उसको क्या दिया था इलियट को, वेस्टलैंड को लीजेंड ऑफ द ग्रेल, जो ग्रेल की जो पौराणिक कथा है, और जो फिशर किंग की, होली फिशर किंग एंड होली ग्रेल एंड द किंग फिशर, ये जो वाली स्टोरी है ना। यस गाइज, ये कहाँ से ली है, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से ली है। ओके, एंड फ्रॉम द गोल्डन बहू ही डिराइव्ड हिज नॉलेज ऑफ ए नंबर ऑफ वेजिटेशन एंड फर्टिलिटी मिथ। और जो फ्रेजर्स बुक से वेजिटेशन एंड फर्टिलिटी मिथ वाली स्टोरीज कवर की है। गाइज अभी आपको इनके नाम थोड़े ऐसे लगेंगे क्योंकि अभी आपने रीड नहीं की है, वो चीज़ें मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में आगे समझाऊंगी। या गाइज तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा एक बार और। नेक्स्ट, द प्रोटेगोनिस्ट टायरसिस ए कनेक्टिंग लिंक। तो गाइज ये टायरसिस है ना, ये इस पोएम का स्पीकर है एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्टोरी का, क्योंकि टायरसिस हर स्टोरी से कनेक्टेड किया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। या इलियट कमेंट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ टायरसिस। टायरसिस ऑल्दो ए मेयर स्पेक्टेटर and not indeed a character is yet the most important personage in the poem uniting all the rest। uniting all the rest मतलब ये सारे जो शेष जो भी सारी चीज़ें उन सबको जोड़ता है, ये कनेक्टिंग लिंक माना गया है ये। यस,
द सिग्निफिकेंस ऑफ Tyresis इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरी हिस्टोरिकल. He is connected with the story of King Oedipus of Thebes and वो Tyresis is the substance of the poem. या गाइज, तो किंग ओइडिपस ऑफ थेब्स, क्योंकि ये इसकी स्टोरी से भी कनेक्टेड किया गया है, ये सारी स्टोरी से कनेक्ट है. या गाइज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्टोरी आने वाली है, किंग फिशर की, होली ग्रेल वाली, वेजिटेशन मिथ, फर्टिलिटी मिथ्स, ओइडिपस, किंग ओइडिपस वाली, ये सारी स्टोरी हम कवर करेंगे. यस गाइज, एंड चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं. किंग ओइडिपस एंड हिज वेस्टलैंड. गाइज, ये हमारी फर्स्ट मिथ है ना. तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ. ओइडिपस अनविटिंगली किल्स हिज फादर. जो किंग ओइडिपस है ना, उसको पता नहीं था कि वो उसका फादर है. एंड मैरिज हिज ओन मदर एंड दस कॉल्स डाउन अपॉन हिज हेड द कर्स ऑफ द गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेरिएंट प्लेग एंड फेमाइन. गाइस, मैं इसकी स्टोरी आपसे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जो किंग ओइडिपस है, उसको पता नहीं था कि वो उसका फादर है, और उसने उसको मार दिया और उसने उसकी मदर से मैरिज कर ली. हाँ, एंड उसने ऐसा किया तो उसके ऊपर, उसके सर पर बहुत सारा कर्ज आ गया, और उसकी उसकी जो प्रजा थी, उसकी जो सारे सेंटेंस थे, उन पर भी सारा कर्ज आ गया है, क्योंकि गॉड्स ने उसको कर्ज दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि उसकी सारी प्रजा में क्या फैल गया, प्लेग वाली बीमारी और फेमाइन, ये सब फैल गया है. एंड गाइस, जो टायरसीस है द ब्लाइंड प्रोफेट, वह एक क्या है, एक जो ब्लाइंड है ना, प्रोफेट यानी भविष्य करता है. इस सम्ड उसको बुलाया जाता है किंग के द्वारा, एंड वैन कॉम्पेल्ड, और वह विवश कर दिया जाता है बाय द किंग, क्योंकि वो पहले मना कर रहा था, फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं उस पर. एंड टेल्स द शॉकिंग ट्रूथ दैट द किंग हिमसेल्फ इज द प्लेग स्पॉट, क्योंकि पहले किंग को पता नहीं था कि उसी के वजह से प्लेग की बीमारी उसके पूरे किंगडम में फैल गई है. फिर बाद में जो क्या नाम है इसका, टायरसीस जो प्रोफेट था ना, उसने उसको क्लियर किया कि तुम्हारे ही हो राजा, तुम ही हो प्लेग स्पॉट. सो द किंग वाज एडवाइज टू ऑफर पिनेंस फॉर इज इनर प्योरिफिकेशन. तो सबसे पहले उसको क्या सलाह दी गई थी उसके द्वारा, कि आपको सबसे पहले पिनेंस करना होगा, अपनी इनर प्योरिफिकेशन को प्योर करना होगा. एंड द रिमूवल ऑफ द कर्ज फ्रॉम द लैंड, फिर ही आपके जो लैंड है उससे कर्ज हट सकता है. तो गाइज, ये वाली जो स्टोरी है वह किंग ओइडिपस की है. अब आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे टायरसीस का इज कनेक्टिंग, उसको जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो एक ब्लाइंड प्रोफेट है. या गाइज, नेक्स्ट गाइज, अब हम कवर करते हैं टायरसीस बायसेक्सुअल एंड प्रोफेटिक. ये टायरसीस वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट, किंग ओइडिपस गाइज, ये सारी कंप्लीटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और गाइस, एक टायरसीस का एक बार जो टायरसीस का जो अपन एक बार बैकग्राउंड सुन लेंगे ना, इससे हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा कि हु इज टायरसीस. ओके, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, तो अभी हम कवर करते हैं टायरसीस बायसेक्सुअल एंड प्रोफेटिक. वेरियस स्टोरीज आर गिवन टू अकाउंट फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी. ओके गाइज, अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी दीज वाइज थेबियन, क्योंकि वह कहाँ का रहने वाला था, वो थेबियन जो जगह है ना थीब्स, तो वह थेबियन का रहने वाला है. सूटसेयर ज्योतिषी है. इन हिज यूथ, उसने क्या करा, इन हिज यूथ, उसके यंग में सा द गोडेस, उसने गोडेस को देख लिया. एथेना, गोडेस एथेना को देख लिया, बाथिंग नेक्ड इन ए पॉन्ड. ओके गाइस, एंड इन ग्रेट रेथ द गोडेस स्ट्रक him blind, but since his mother was a friend of hers, and she bestowed upon him the gift of prophecy as a compensation. गाइस, ये जो टायरसीस है ना, इसने क्या करा कि जो गोडेस एथेना है, उनको जो बाथिंग करते हुए देख लिया था, तो वो गोडेस एथेना काफ़ी जो रेथ में थी, और उन्होंने इसको क्या दे दिया था, एक जिसे वो नहीं देते, श्राप दे दिया, या गुस्से में इसको क्या कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था. या फिर वो उसकी मदर की फ्रेंड निकली थे ना, तो उनने उसको कंपेंसेशन में उसको, चलो वो ब्लाइंड हो गया, वो ले तो नहीं सकती उसको, फिर उनने क्या करा, उसको प्रोफेसी का गिफ्ट दे दिया था. या एंड अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, गाइस, टू स्टोरीज इसमें कंबाइन की गई है टायरसीस के साथ. एंड जो नेक्स्ट वन स्टोरी है उसमें क्या था, टायरसीस सा टू स्नेक्स इन कॉपुलेटिंग एंड डिस्टर्ब्ड देन हिज स्टक. उन्होंने उसको कॉपुलेटिंग करते हुए देख लिया था. एंड द स्नैक्स इन इट रेथ ट्रांसफॉर्म हिम इनटू ए वुमेन.
तो जो स्नैक्स है उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था वुमेन में। एंड आफ्टर 7 years लेटर ही अगेन डिस्टर्ब द अनोदर पेयर ऑफ स्नैक्स एंड कॉपुलेटिंग, वो भी कॉपुलेट कर रहे थे और उसने उसको उनको डिस्टर्ब कर दिया, तो उन्होंने क्या करा, उसको मैन में ट्रांसफ़र कर दिया। एंड वाज ट्रांसफॉर्म इनटू ए मैन वंस अगेन। तो गाइज वो बाइसेक्सुअल है, उसको मैन का भी पता है, वो मैन की फॉर्म में भी रह चुका है एंड वुमेन की फॉर्म में भी रह चुका है। दस ही हैड एक्सपीरियंस बोथ एज ए मैन एंड ए वुमेन। तो गाइज ये हमारी जो टायर सीरीज की कम्प्लीटली स्टोरी फिनिश होती है यहाँ पर, कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, वह कहाँ से था टायर सीरीज। यस गाइज, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट, हिज सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। हिज सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। हाँ गाइज, तो हम इस टॉपिक पे थे। दस टायर सीज इज बोथ ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो टायर सीज है वह दोनों में है, पास्ट एंड प्रेजेंट में, एंड सो ए सुटेबल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेस्टलैंड ऑफ ओइडिपस एंड किंगफिशर एज वेल एज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो टायर सीज है उसको पास्ट की एंड प्रेजेंट की दोनों की कनेक्टिंग लिंक है वो, और वह उसको ओइडिपस वाले वेस्टलैंड में भी देख सकते हैं हम, किंगफिशर के वेस्टलैंड में भी हम देखेंगे। And he is bisexual with a fuller experience of life than any normal man and or woman. And physical blindness is more than compensated for by his prophetic vision. And he is fittest symbol of human conscience itself. गाइज मैंने यहाँ पे टिक किया है क्योंकि यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और गाइज ये आप थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैटर है अभी आपको पढ़ाने के लिए। तो गाइज यहाँ तक ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा अगर आपको लेंथी क्वेश्चन देना है तो आप ये वाला भी रीड करके आप इसको देख लीजिएगा। या गाइज प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज द वेजिटेशन एंड फर्टिलिटी मिथ्स। गाइज हमने काफ़ी स्टोरी कवर कर ली है अभी मिथ्स वाली। अब नेक्स्ट वाली जो है वो वेजिटेशन एंड फर्टिलिटी मिथ है। एंड द सीजनल साइकिल ऑफ नेचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीमिटिव वेजिटेशन मिथ। गाइज ये सीजनल साइकिल है क्योंकि वेजिटेशन मिथ आप जानते हैं क्या होता है, फर्टिलिटी वेजिटेशन जो ये भी एक गॉडेस होती हैं। विंटर इज द सीजन ऑफ डेथ एंड व्हाइल स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ रीबर्थ। ओके गाइज, एंड द लाइफ गिविंग स्प्रिंग रैन गिव्स फर्टिलिटी टू द ट्रीज एंड द प्लांट्स। इन एंशियंट इजिप्ट, के स्टोरी यहाँ से कवर हुई है हमारी। इन एंशियंट इजिप्ट लाइक एफिजी ऑफ वेजिटेशन गॉड known by different names like Osiris, Adonis and Attis, was filled with grains of corn and buried under the earth. गाइस मैं यहाँ से आपको बताती हूँ एक बार क्या स्टोरी है इसकी। द एंशियंट इजिप्ट, जो गाइस एंशियंट इजिप्ट है ना, मिस्र, वहाँ पर क्या होता है, एफिजी जो वेजिटेशन गॉड है उनकी एफिजी होती है, प्रतिमा रहती है ना, उसको बहुत सारे नेम्स से जाना जाता है। ओसिरिस, एडोनिस, एथिस, इनके नामों से उनको जाना जाता है। और जो उनको देवी है ना, उनकी जो एफिजी है उसको फिल्ड विद ग्रैन्स ऑफ कॉर्न, जो अनाज की गेहूं के दाने हैं उनको फिल कर दिया जाता है एंड बरीड, और उनको दफना दिया जाता है अंडर द अर्थ, पृथ्वी के अंदर उनको दफना दिया जाता है। दिस द ग्रैन्स स्प्राउट फ्रॉम द अर्थ, दिस मीन्ड दैट वेजिटेशन गॉड वाज डेड। इसका मतलब क्या होता है, वेजिटेशन गॉड की वाज डेड। And after sometimes the grains sprouted from the earth indicating the rebirth of the god। तो कैसे आप देख रहे हैं क्या क्या ये कैसी मिथ है कि इसमें फिर क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं फ्रॉम द अर्थ एंड इंडिकेटिंग द रीबर्थ ऑफ द गॉड। या गाइस, एंड द मिथ हैज बीन रेफर टू द बरियल ऑफ द डेड। गाइस इसके 5 पार्ट है, तो ये बरियल ऑफ द डेड में से करी है। या गाइस, तो ये वाली तो हमारी फर्स्ट स्टोरी कवर होती है वेजिटेशन वाली। ओके, इन सम प्लेसेस द वेजिटेशन गॉड वाज इमर्स्ड। अब ये वाली तो क्या थी, मतलब कि अर्थ के अंदर करा जाता है इनको, मिट्टी में, है ना। अब ये वाली डुबोने वाली है ना। इन सम प्लेसेस द वेजिटेशन गॉड वाज इमर्स्ड इन द रिवर और इन द सन। आफ्टर समटाइम्स द एफिजी अपीयर्ड इन द सरफेस एंड दिस वाज रिगार्ड एज द rebirth of the vegetation god, and there is a reference to the myth in the death by water। गाइस कई जगह पे क्या होता है कि जो वेजिटेशन गॉड है उनको डुबो दिया जाता है पानी में, रिवर में, नदी में, कहीं पर भी, और फिर क्या होता है थोड़ी दिन बाद ही जो एफिजी जो प्रतिमा अपने आप प्रकट होती है रिवर में से, तो इसको रीबर्थ माना जाता है।
and the pattern of death and birth is continued in the Christian myth. The crucifixion of Christ and resurrection, है ना। तो गाइज ये वाला हम जैसे गॉड को, जैसे क्रिश्चियन में गॉड है, जीसस है, उनको लटका दिया जाता था और है ना लटका दिया गया था और फिर वापस उनका रीबर्थ होता है। तो फिर इसको क्या करते हैं, ये भी इसी वेजिटेशन फर्टिलिटी मिथ्स में इसी टाइप का माना जाता है। एंड द मिथ ऑफ द फिशर किंग। तो आज हम आ रहे हैं फिशर किंग वाली मिथ पर। इलियड कनेक्ट्स द स्टोरी ऑफ द होली ग्रेल विद द फिशर किंग। होली ग्रेल होता है गाइस कुछ अलग ही टाइप का एक पात्र होता है, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रेल वाज इन द पोजीशन ऑफ फिशर किंग। जो ग्रेल था वह किसके पोजीशन में था, फिशर किंग के पोजीशन में था। और ही वाज ए वेरी सेंसुअल एंड सिंफुल किंग एंड देयरफॉर ही बिकेम सिक एंड हिज किंगडम सफर्ड फ्रॉम द ड्रॉट एंड फेमाइन। गाइस वह काफ़ी सिंफुल था, सेंसुअल था, सो ही बिकेम सिक, वह बीमार हो गया एक दिन और वह पीड़ित हो गया और फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन, क्योंकि गाइस वो सिंफुल था तो उसके ऊपर कर्ज तो आना ही था। And according to another legend, the soldier of the king was wrapped the nuns attached to the chapel of the Holy Grail. Guys ये चैपल प्लीज़ आप याद रखिएगा, मैं अभी इसका नाम बताने वाली हूँ, ओके। अकॉर्डिंग टू अनोदर लीजेंड, एक दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग क्या था, जो सोल्जर्स थे ना किंग के, उन्हें रैप कर लिया था नन्स का, जो होली, जो हमारी जो चैपल से अटैच थी वो नन्स, या गाइज। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द सिन his kingdom suffered from famine, and the fisher king hoped that one day a knight would go to the chapel burials and thereafter he would get well and his land get fertile. भाई जो किंग फिशर को होप था कि वन डे ए नाइट, कि एक योद्धा आएगा और गो टू चैपल पेरिलस, कि ये जो चैपल था ना जहाँ पर वो नन थी वो इसी चैपल से बिलोंग करती है। तो गाइज ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आफ्टर ही वुड गेट वेल एंड हिज लैंड वुड गेट फर्टाइल। तो गाइज उसको एक होप थी कि एक कोई नाइट आएगा और वह उस कर्ज से रिमूव हो जाएगा। एंड सर पार्सिफाल, ये गाइज वो नाइट है, द वर्चुअस नाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, प्लीज़ नोट। visited the chapel and thereby the curse on the kingfisher and on his land was removed, क्योंकि ये इसने वहाँ विजिट किया चैपल पर और जो कर्ज है वह उसका रिमूव हो गया। द वेस्टलैंड ऑफ द फिशर किंग स्टैंड्स फॉर द वेस्टलैंड ऑफ द मॉडर्न लैंड। गाइस ऐसी जो स्टोरीज है ना मिस हो रही है वह हमारे मॉडर्न लैंड में भी हो रही है। एंड द सिख किंग स्टैंड्स फॉर द सिख ह्यूमनिटी, और जो ह्यूमनिटी है वह भी, जैसे सिख किंग था वह काफ़ी सिंफुल था, तो ऐसे ही ह्यूमनिटी भी वो ऐसी ही हो गई है। इलियट ने ये सब अपना डिस्क्रिप्शन करा है, पास्ट से प्रेजेंट को उसने कनेक्ट करा है कि ऐसा ही प्रेजेंट में भी हो रहा है और होने वाला है। एंड जस्ट एज द सिकनेस ऑफ फिशर वाज ड्यू टू सेक्सुअल ओरिजिन, इन द सेम वे द सिकनेस ऑफ द मॉडर्न मैन इज ड्यू टू दियर सेक्सुअलिटी। या गाइज द मॉडर्न सिक वर्ड कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू पिनेंस। अगर गाइज हम पिनेंस करते हैं तो गाइज जो हमारा सिन है वह रिमूव हो जाता है, पर गाइज वो प्योरिफिकेशन, बिल्कुल प्योर पिनेंस होना चाहिए। तो गाइज हमारा जो सिन है वह ऐसे हट जाता है, रिमूव हो जाता है, ऐसा टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड कहता है, ओके। बिब्लिकल वेस्टलैंड, गाइज अनोदर वेस्टलैंड इज बिब्लिकल वेस्टलैंड, ये बाइबल से लिया गया है। वी हैव ऑलरेडी नोटिस्ड टू वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड ऑफ किंग फिशर एंड द वेस्टलैंड ऑफ किंग ओइडिपस। देयर इज ए थर्ड वेस्टलैंड इज द आल्सो द बिब्लिकल वेस्टलैंड और इविल लैंड ऑफ इमोज मैंसन इन द एक्लेसियास्टिक्स एंड इजिकल पार्ट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। गाइस वैसे तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किंग फिशर वाला और जो ओइडिपस वाला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। And the prophet Ezekiel wants his followers to remember God and give up idolatry. उसने क्या कहा था कि डायरेक्ट गॉड से कनेक्टेड रहो आप, और जो आइडोलेट्री जो मूर्ति पूजा उसको छोड़ दो, गिव अप कर दो, त्याग दो। Their sins have led the country west and the regeneration will come only when they return to God, ऐसा कहना था। And the dead tree, the handful of dust, the dry grass, the cricket, the rake, etc. are all derived from the biblical imagery of decay.
एंड डिसोलेशन इन द पार्ट्स मेंशन्ड अबोव। गाइज ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब हमारा उससे लिया गया है। ये सब जो एग्जाम्पल है बिब्लिकल इमेजरी है, बाइबल से लिए गए हैं पार्ट से। शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, अदर सोर्सेज भी हैं ये काफ़ी, ये भी इसमें भी यही है। जो अदर सोर्सेज है ये कहाँ से इसका सोर्स लिया गया है ये भी आ जाता है कई बार, देख लीजिए इसको। अदर सोर्सेज, देयर आर मेनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर इलियट्स पोइम, दीज इंक्लूड शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट, जानते हैं आप सभी, द टेम्पेस्ट से लिया गया है। दांतेज परगेटेरियो एंड बुद्धा एंड द आगस्टाइन एंड द प्रीचेज ऑफ एस्टिसिस एंड ए लीजेंड फ्रॉम एन उपनिषद्स गिविंग मॉरल इंस्ट्रक्शन, ये इसके सोर्सेज हैं। कंक्लूजन देखते हैं गाइस। Conclusion: Eliot has linked up the past with the present and universalized the topical. He has thus shown that sin, especially sexuality, has always resulted in spiritual decay and dissolution. Spiritual regeneration will result, life-giving rain will come only when humanity is prepared to pay price in the form of suffering and penance. पहले तो उनको सफरिंग होगा, फिर सफरिंग के बाद उनको पिनेंस करना है। ये गाइस ये है हमारा प्राइज़। अगर हम कुछ गलत करते हैं, कुछ हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ अगर हम सिंफुल हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा सफरिंग एंड पिनेंस ये हमें करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये हमारा कंक्लूजन था टी.एस. इलियट का, इसने ये कंक्लूजन निकाला था। ये गाइस ये सारी हमने आज बिब्लिकल मिथ्स, फिशर किंग वाली मिथ्स एंड द वेजिटेशन एंड द फर्टिलिटी मिथ, गाइज ये मैंने आप सभी के लिए कवर करी है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड ये हर एग्ज़ाम में मिलेगा हमको। अगर आप नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी इन सब की भी तैयारी करते हैं तो गाइज ये द वेस्टलैंड है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो नेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए। गाइज मैं आपके लिए इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह भी कवर करूँगी। या गाइज यस, अगर आपको मेरी वीडियो अगर गाइज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।